हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे अभी, तो वर्ब को ही आगे बढ़ाते हुए आज वर्ब से रिलेटेड कुछ और नए रूल्स को जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ वर्ब। तो सबसे पहला है उसमें पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। पोजीशन ऑफ वर्ब, अब वर्ब का किसके साथ रिलेशन करके पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है, आइए समझते हैं। सामान्य रूप से वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है, परंतु निम्नलिखित दशाओं में वर्ब का स्थान सब्जेक्ट से पहले होता है। कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, जैसे वाई आर यू नॉट गोइंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पेपर ऊपर कर देंगे। देखिए, वाई आर यू नॉट गोइंग में उपरोक्त वाक्य से स्पष्ट है कि केवल वाई लगा देने से प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन सकता, अतः इसके लिए वर्ब आर को सब्जेक्ट यू के पहले लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब वाक्य निम्नलिखित निगेटिव एडवर्ब्स कंजंक्शन से प्रारंभ हो तो वाक्य में पहले वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से एडवर्ब्स होने चाहिए, ये मैंने इस तरीके के पॉइंटर्स इसके पहले भी बताएं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपके जो वर्ड्स हैं वो है सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, लिटिल, नो, सूनर, इन नो अदर वे, इन नो केस, नो अकाउंट, ओनली बाई, ओनली देन, ओनली व्हेन, ओनली इन दिस वे, नॉट ओनली, नो वेयर, नॉट, नाइदर, सो। तो ये कुछ आपके नेगेटिव एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस हैं, जहाँ पर आपका वाक्य जो है जब इनसे प्रारंभ हो तो वाक्य में पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है, ये उदाहरण हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन ट्रेन स्टार्टेड। जब ये नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के प्रारंभ में न होकर बीच में प्रयुक्त किए गए हों तो वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। अभी हमने क्या बताया कि जब नेगेटिव एडवर्ब होते हैं या कंजंक्शन होते हैं तो हमारी वर्ब पहले आती है, लेकिन अभी हमने क्या कहा, अगर ये नेगेटिव एडवर्ब जो है वाक्य के प्रारंभ में ना होकर बीच में प्रयुक्त होते हैं तो वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। जैसे ही हैड नो सूनर रीच द ट्रेन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या हो गया है, निम्न, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, निम्न एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जो क्या, इन, अप, आउट, डाउन, ओवर, बैक, राउंड, और ये नीचे आपका है फॉरवर्ड। ठीक है, तो इनसे जब आपके प्रारंभ होने वाले वाक्यों में भी वर्ब सब्जेक्ट के पूर्व आता है। क्लियर, देख लीजिए, जैसे डाउन फेल एन ऑरेंज, तो यहाँ पे आपका क्या है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के पूर्व आता है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हमारी हेडिंग क्या है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। पोजीशन ऑफ, इसको थोड़ा सा नीचे करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखा जाता है, जैसे ही ईट्स एग। यदि ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव का भी प्रयोग करना हो तो वर्ब के बाद सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव तथा अंत में ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, जैसे ही बॉट ए गुड बुक। क्लियर। अब देखिए, निम्न दशाओं में ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। कौन कौन सी दशाओं में देखते हैं। सबसे पहला, जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसे दिस इज द पेन दैट ही बॉट, या फिर जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के समान प्रयुक्त हो, जैसे व्हाट डू यू वांट। अब ट्रांजिटिव वर्ब और डबल ऑब्जेक्ट को समझते हैं। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं। इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए या उसके बारे में होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगाया जा सकता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू फॉर लगा हो तो यह वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, परंतु जब इसमें टू फॉर ना लगा हो तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा। जैसे रमेश गेव द हाउस अ न्यू लुक। रमेश गेव अ
न्यू लुक टू द हाउस। इस वाक्य में न्यू लुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि हाउस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाउस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके पहले टू या फॉर लगाया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य में ये रहा आपका, जब वाक्य में इट, दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू फॉर का प्रयोग अवश्य करते हैं, जैसे आई परचेज्ड इट फॉर हर। अब है हमारा टाइम एंड टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 टेंस फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हर कोई जानता है। क्लियर? इसके बाद हमने आपको बताया टेंस के बारे में। इनमें प्रत्येक के 4 उपभेद होते हैं। टेंसेस के भेदों एवं उपभेदों का सारणीबद्ध रूप इस प्रकार है। प्रेजेंट में भी देखिए सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर लास्ट जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम की बात करते हैं। सामान्यतः छात्रों में यह धारणा होती है, क्या धारणा होती है, कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में वर्ब के से वर्तमान काल के कार्य तथा पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब से भूतकाल का तथा फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब से भविष्य काल के कार्य का बोध होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब से भूतकाल के कार्य का तथा भविष्य काल के कार्य का भी बोध होता है, जैसे नाउ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिगिंस, ही इज गोइंग टू ज्वाइन द ड्यूटी नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है। यहाँ प्रथम उदाहरण में बिगिंस वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। बिगिंस क्या है, यहाँ प्रथम उदाहरण में बिगिंस आपके वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, परंतु वाक्य से भूतकाल के कार्य हल्दी घाटी की लड़ाई का बोध होता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी वर्ब के प्रेजेंट टेंस फॉर्म का प्रयोग हुआ है, परंतु वाक्य से भविष्य काल में होने वाले कार्य का बोध होता है। स्पष्ट है कि क्रिया के टेंस फॉर्म्स एवं इससे बनने वाले वाक्यों से बोध होने वाले टाइम में काफ़ी अंतर है। अतः टेंस एवं टाइम के इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए हम क्रिया के अर्थों यानी कि फॉर्म एवं इससे निकलने वाले भावों की चर्चा करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का प्रयोग निम्नलिखित भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या? ऐसे चिरंतन सत्य या प्राकृतिक नियमों एवं सिद्धांतों के लिए जिनका संबंध किसी कालखंड से नहीं होता, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो कि फैक्ट है उसके लिए आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो भी इसी में आ जाएगा। फिर सभी भूतकाल, सभी भूतकाल के लिए क्या है, देखिए सभी भूतकाल जिसमें आपका ये देखिए सभी भूतकाल जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान में होने वाले स्थायी कार्य या आदत का बोध कराने के लिए, जैसे ही लिव्स इन मुंबई, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। उपरोक्त सभी वाक्यों से कार्य के बारे में स्थायी रूप से प्रत्येक समय में होने का बोध होता है। जैसे ही लिव्स इन बॉम्बे से ये बोध होगा कि वह भूतकाल में बॉम्बे में रहता था, वर्तमान में वह वहाँ रह रहा है और भविष्य में भी वो वहाँ पे रहेगा। फिर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसमें भी यही कि हम मतलब रोज सुबह जग जाते हैं। अब देखिए भूतकालिक क्रिया या ऐतिहासिक घटना, भूतकालिक क्रिया या ऐतिहासिक घटना को इस प्रकार व्यक्त करने के लिए जैसे वे वर्तमान में घटित हो रही है, इस प्रकार का प्रयोग साधारणतः ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते समय किया जाता है। जैसे नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगन्स, कैशियस विंस ओवर ब्रूटस। भविष्य के कार्यक्रम या निर्णय का बोध कराने हेतु, जैसे द जूरी मीट्स टुमारो, ही सेल्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंडे। शर्त के साथ भविष्य के समय का बोध कराने हेतु, जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तात्कालिक वर्तमान का बोध होता है। किसका? तात्कालिक का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तात्कालिक वर्तमान का बोध होता है। जैसे द सन इज राइजिंग, मतलब सूरज उग रहा है। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं, मतलब वो काम अभी हो रहा है।
फिर देखिए, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम योजना का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज गोइंग टू बाय अ कार, मीन्स राम जो है कार खरीदने जाएगा या जा रहा है। ही इज़ लिविंग फॉर लंदन टुमारो, मीन्स वो लंदन के लिए कल जो है निकल रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें फिर ठीक रहता है। अब देखिए क्या है, दृढ़ स्थिर स्थायी कार्य का बोध कराने वाले वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं किया जाता। ये वर्ब निम्नवत हैं। क्या? वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टेट्स ऑफ माइंड, हमारे माइंड के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी है? नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सीम, लुक, डिसलाइक, अपीयर आदि। ही नोज इंग्लिश लिखा जा सकता है, परंतु ही इज नोइंग इंग्लिश लिखना अशुद्ध होगा। क्लियर? फिर है आपका वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसमें क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में सी, हियर, टच, फील, टेस्ट, स्मेल इत्यादि, ये सभी कार्य मानवीय अंगों आँख, नाक, कान, हाथ इत्यादि से किए जाते हैं। साधारण अर्थ में इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं होता है। जैसे वी स्मेल विथ आवर नोज। अस्थायी रूप से कार्य होने का बोध कराने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में भी इन वर्ब्स का प्रयोग होता है। जैसे द जज इज हियरिंग माई केस, ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर। क्लियर? फिर आपका आ जाता है वर्ब एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स। जैसे लव, हेट्रेड, लाइक्स, डिसलाइक्स इत्यादि, ये मानवीय भावनाएं हैं, इनसे स्थायित्व का बोध होता है। जैसे आई लव हिम, अर्थात मैं उसे प्यार करता हूँ। आई एम लविंग हिम का अर्थ है मैं उसे अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए प्यार कर रहा हूँ। फिर आता है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप, जिसमें आपका बिलोंग, ओल्ड, ओन, होल्ड, कंटेन, पजेस इत्यादि। ही बिलोंग्स टू मी, ही इज़ बिलोंगिंग टू मी नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध कुछ देर के लिए नहीं हो सकता। ठीक है? ही बिलोंग्स टू मी होगा, ही बिलोंगिंग टू मी नहीं होगा। क्लियर? फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड वो रूल नंबर 3। क्या है? तुरंत समाप्त किए हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कार्य के वर्तमान समय से जुड़े रहने का भी बोध होता है। जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिनसे भूतकाल का बोध होता हो। जैसे ही हैज़ कम यस्टरडे, ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि यस्टरडे भूतकाल का द्योतक है। इस वाक्य को शुद्ध करके इस प्रकार लिखा जा सकता है, ही केम यस्टरडे। क्या लिखा जा सकता है? ही केम यस्टरडे। क्लियर? फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या कहता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों का बोध कराने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान समय में भी जारी हो, मीन्स पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे से अब बारिश चल ही रही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निम्नलिखित अर्थों का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? ऐसे कार्यों का बोध कराने के लिए जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं। जैसे शी रोट अ लेटर, इसका अर्थ है उसने पत्र लिखने का काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। भूतकाल में होने वाली किसी आदत का बोध कराने के लिए ही यूज्ड टू स्मोक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है आपका? एक मिनट, हाँ जी। फिर क्या है आपका? हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, वुड रादर इत्यादि पास्ट टेंस में है, परंतु इनसे प्रेजेंट टेंस का बोध होता है। कैसे? यू हैड बेटर गो का अर्थ है इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो। वुड, कुड, माइट, शुड इत्यादि पास्ट टेंस में है, परंतु इनसे भी प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। इनसे भी प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। कैसे होता है? जैसे माइट आई यूज़ योर पेन का अर्थ है क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अनुमान, इच्छा का बोध कराने के लिए भी
इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अनुमान इच्छा का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आई वर अ किंग, इन वाक्यों से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल नंबर 6। भूतकाल में जारी रहने वाले कार्य का बोध कराने के लिए या भूतकाल की किसी आदत का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, और ही ऑलवेज, ये स्मोकिंग होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने सॉन्गिंग लिख दिया है, तो यहाँ पे ये आपका है स्मोकिंग, SMOKING। क्लियर है बच्चों। फिर आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, भूतकाल में समाप्त हुए दो कार्यों में से पहले समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का तथा बाद में समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। परंतु जब भूतकाल में समाप्त हुए दो कार्यों से यह बोध हो कि प्रथम कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य समाप्त हुआ है, तब दोनों कार्यों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसके बाद आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह क्या कहता है, भूतकाल में किसी कार्य के बहुत समय तक जारी रहने का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी हैड बीन वर्किंग। क्लियर। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, यहाँ पे क्या है देखिए, भविष्य काल में सामान्य रूप से होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, या फिर टुमारो विल बी हॉलीडे। क्लियर। फिर है इच्छा, संकल्प, चेतावनी का भाव व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शैल डू अवर ड्यूटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दे शैल गेट एन रिवॉर्ड, दे शैल गेट अ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, दे शैल गेट अ रिवॉर्ड, आई विल टेक द एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान समय में परामर्श या निवेदन का भाव व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शैल आई मेक अ कॉफ़ी फॉर यू, यू शैल गो नाउ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जगह निवेदन कर रहे हैं, एक जगह परामर्श दे रहे हैं। फिर आपका आता है रूल नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है इसे समझें। भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्य का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या मैंने कहा, भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने के लिए कार्य का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम विल बी स्टेइंग देयर। ठीक है। फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, भविष्य में एक निश्चित समय तक समाप्त हो चुके रहने वाले कार्यों का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जैसे ही विल हैव फिनिश द नॉवेल बाय नेक्स्ट वीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भूतकाल से संबंध रखने वाले संभावना या अनुमान का भाव, ये आपका इस तरीके देखिए, भूतकाल से संबंध रखने वाले संभावना या अनुमान का भाव व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू विल हैव सीन दिस प्ले, शायद आपने यह नाटक देखा होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इस टेंस से कार्य के भविष्य में बहुत समय तक जारी रहने का बोध होता है। जैसे ही शैल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल, मीन्स भविष्य में वो काफ़ी लंबे समय तक नॉवल लिखता रहेगा। क्लियर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टेंसेस से रिलेटेड रूल्स को समझा है, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, और हर एक टेंस के चार जो पार्ट हैं, मीन्स टाइप हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे आप पहली बार आए हों और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वर्तमान समय में जो हमारे परिवार निधि सफारी का हिस्सा हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने मित्रों को भी अपने चैनल तक लाएं और अपने इस परिवार निधि सफारी का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारा परिवार और भी मजबूत हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।